सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। सबसे पहले इनसे पूछेंगे, कब्जा माफिया की शामत आ गई है, 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। सर, क्या हालात है यहाँ पे? जी, बिल्कुल। जो मरियम नवाज हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब, उन्होंने जो लैंड माफिया के खिलाफ, कब्जा ग्रुप के खिलाफ एक नया कानून बनाया है और पुराना जितना भी कानून था उसको रद्द करार दे दिया गया और एक नया कानून बनाया गया जिसका जिसका नाम रखा गया है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। जी। जिसके तहत तमाम डीसीओज के पास जो है एडीसीआर जो है उनके पास आप केस फाइल कर सकेंगे। अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी की जायदाद पे कब्जा करता है या उसको कब्जा करने की कोशिश करता है या उसके कब्जे में है, तो मरियम नवाज के जो ये नया विजन है उसके मुताबिक आप अपनी दरखास्त एडीसीआर के ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर के पास लेके जाएंगे और ये तमाम जो पोर्टल है ये ऑनलाइन होगा और इसका पीछे रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। और यहाँ पर जो जजेस हैं वो भी बड़े हाईली क्वालिफाइड रखे गए हैं और वहाँ पर एक पूरी बड़ी जबरदस्त टीम रखी गई है और ये सारा निजाम ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी दरखास्त, कोई भी कार्रवाई जो है जो आपके साथ होगी वो ऑनलाइन देखी भी जाएगी और उसका रिकॉर्ड भी वहां पर रखा जाएगा। अगर किसी ने दरखास्त दी है तो वो पीछे जो अफसरान बैठे हुए हैं वो भी देखेंगे कि क्या इस कार्रवाई पर, दरखास्त पे जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के जो अक्सर शिकायत होती थी कि कब्जा माफिया ने हमारा मकान कब्जे में ले लिया, या जो ओवरसीज लोग थे जो बाहर बैरून मुल्क गए हुए थे तो अक्सर उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके घरों पर कब्जा होता था, तो उस माफिया के खिलाफ एक मुलज़म कदम उठाने के लिए ये इकदाम किया गया है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बकायदा जिस वो भी कब्जा ग्रुप होगा उनको जेल की सजा होगी। जी, बिल्कुल। उनको 90 दिन के अंदर, इनको ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर जो है ये मरियम नवाज के विजन के मुताबिक फैसला किया जाएगा और कम से कम सजा 5 साल और 20 लाख रुपए जुर्माना। और मौके की मुनासिबत से अगर जो किसी ने ज्यादा किसी के साथ जो कब्जा किया होगा या उसकी सलाह जो है वो इससे डबल भी की जा सकती है, यानी कि उसको उम्र कैद भी दी जा सकती है। जो इस कानून के मुताबिक उन्होंने इम्प्लीमेंट की है कि अब कोई भी शख्स जो कब्जा किया हुआ है या करने की कोशिश करेगा उसको कानून के मुताबिक कम से कम सजा 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। अगर वो मुलवस पाया गया तो फिर उसको 10 साल कैद और या उम्र कैद या फिर 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सके। अच्छा, लोग इससे खुश हैं क्योंकि ये तो बड़ा मसला हमारे वहाँ पे कब्जा ग्रुप जो है माफिया, ए, उसमें तो सियासतदान भी आते हैं, तो ये तो ए, आप क्या समझते हैं कि आसान काम है? जी, मैं मोहतरमा जो है वज़ीर आला, उन्होंने ये बात कही है कि हम जितना भी पोर्टल बना रहे हैं, ये जितने भी काम कर रहे हैं, इसके अंदर किसी भी सियासी मुदाखलत को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, कोई भी पुलिस वाला किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। हमें यही रिकॉर्ड पे बातें पता लगी है कि काफी लोग जो है इस किस्म के काम करते हैं जो कि अपने असल रसूख को इस्तेमाल करते हुए लोगों की जायदादों पर कब्जा करते हैं, पटवारियों के साथ मिलकर, तहसीलदार के साथ मिलकर। तो अब सब काम मेरिट पे होगा और ये जो विजन है जिसके मुताबिक एक आपको बताता चलूं कि जिस तरह ये चालान का सिस्टम शुरू किया था कि ट्रैफिक का आप चालान करते थे और पुलिस वालों को आप रिश्वत भी देते थे और रिक्वेस्ट करते थे, तो मरियम नवाज साहबा ने सख्ती से मना किया है कि अगर कोई शख्स चालान करते हुए कानून की खिलाफवर्जी करने वाले को छोड़ेगा या पुलिस वाला उसके खिलाफ रियायत बरतेगा तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो इसी तरह ये जो पोर्टल बनाया गया है जायदाद के हवाले से, इसके अंदर भी यही कहा गया कि अगर कोई शख्स इसके मुतल्लिक सिफारिश करता हुआ पाया गया या उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी को फेवर दे रहा है तो उसको फुल फॉर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको भी किसी सलाह के किनारे में लाया जाएगा। ये दरखास्त वगैरह इजी है देनी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये दरखास्त के 2 तरीके हैं। या तो आप पोर्टल जो आपको बताया गया है कि जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है उसके पोर्टल के जरिए भी दरखास्त दी जा सकती है और डिप्टी कमिश्नर जहां पर बैठे हुए एडीसीआर का जो ऑफिस है वहां पर भी जाकर दरखास्त दी जा सकती है और वो जितनी भी दरखास्त दी जाएगी उनको बकायदा एक टोकन नंबर जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम के तहत ही ये तमाम जो है वो प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। उनको भी बताया जाएगा, जैसे पंजाब पुलिस के अंदर आप दरखास्त देते हैं तो एक दरखास्त जो है वो आपको नंबर मिल जाता है, दूसरी तरफ वो मुतलका तफ्तीशी अफसर को या मुतलका बीट अफसर को चला जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो आपकी दरखास्त होगी वो मुतलका जो आपके जजेस वहाँ बैठे होंगे या जो आपके इंतजामिया के लोग होंगे वो उनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, फिर वो आपको बुलाएंगे। तो ये जो अभी तक तरीका बयान किया गया है इनकी तरफ से वो बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इससे शिकायत थी। तो अब देखना ये है कि क्या ये पोर्टल सही तरीके से काम करता है या ये भी किसी न किसी सिफारिश का शिकार हो सकता है।
अच्छा जी, चिन्योट और चिनाबनगर रबुआ से भी रिपोर्ट है कि कब्जा माफिया वहां पे मौजूद है और लोगों की प्लाटों पे, सड़कों पे कब्जे, ये जो लीज की जगह उस पे नहीं, जो इर्द गिर्द है, नासराबाद है, अजीम पार्क है, और भी जो इलाके हैं वहां पे कब्जा किया और पटवारी साथ मिले हुए नाम हमारे पास मौजूद है पटवारी के, और जो जो लोग इसमें मुलव्वस है उनके नाम भी मौजूद है। वहां की थोड़ी सूरत हाल बताइए सर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो जनाबनगर के मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहाँ पर भी पटवारी और तहसीलदारों ने मिलकर लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर, मकानों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं और वहाँ पर सड़कें बनाई हुई हैं और वहाँ पर भी पटवारियों का जो एक बहुत बड़ा एक बादशाही निज़ाम चल रहा है और उन्होंने वहाँ पर एक अपनी रियासत बनाई हुई है कि हम जिसको चाहे मर्जी, जिसके मर्जी मकान पे कब्जा कर लें, जिसकी मर्जी सड़क बना के कब्जा कर लें, किसी की ज़राई ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा कर लें या किसी को हम जो है उसके मकान को बदल के तब्दील करके उस पर कब्जा कर लें। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वहाँ पर पटवार खाने का जो निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा कब्जा माफिया को फुली सपोर्ट करने वाला था और कब्जा माफिया जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं। तहसीलदार, पटवारी और जो बड़े बड़े लोग थे वो उनके साथ मिलके गरीब लोगों की और जो ओवरसीज है उनकी जगहों पर उनको पता लगता था कि ये मकान खाली है, ये जगह खाली है, ये प्लान खाली है, तो वो उस पर कब्जा कर लेते थे और एक माफिया बन के बैठे हुए थे। तो अब वो भी जो है वो अपना पोर्टल इस्तेमाल करके इस पोर्टल के जरिए अपनी एप्लीकेशन दें और जिस तरह कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जो एक सेल बनाया गया है एबीसीआर का, वहां पर जाए तो उनकी भी दादरसी इसी तरह की जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि पिछले दिनों नायब अमीर को बड़ी लंबी सजा हुई, तो अब कोई आवाज उठ रही है कि उनको रहा किया जाए? जी बिल्कुल, जो एक सरात मुस्तकीम तंजीम है जिसके सरबराह है अल्लामा आसफ अशरफ जिलानी, तो उन्होंने ये जो है बजरिया सोशल मीडिया ये कहा गया है कि पीर ज़हीरुल हसन शाह को फिर वो रिहा किया जाए, वो मासूम है और उनका कोई गुनाह नहीं है। हालांकि सबको पता है कि 2024 में किस तरीके से जो है वो लाहौर के इलाका में खिताब करते हुए पीर ज़हीरुल हसन शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा को कत्ल करने की धमकी दी थी और जो इनका सर लेके आएगा उसको बतौर 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा, जिसकी इस केस की वजह से इनको उम्र कैद की सजा और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तो अब सोशल मीडिया पर जो उलमा इकराम है, जैसे उलमा कौंसिल है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, उसके भी जो पीर ज़हीर हुसैन शाह की रिहाई के लिए वहां पर अल्लामा मुमताज हुसैन कादरी और अल्लामा हसन मोहम्मद साहब, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर यही जो बयान आ रहे हैं कि पीर ज़हीर हुसैन शाह को फिर से रिहा किया जाए। वो एक बुजुर्ग शख्सियत है और बड़े आलम दीन है, लेकिन जो कानून है उसके मुताबिक जो है उनको वो उसी तरह जेल भेज दिया गया था, तो अब उनको उसके मुताबिक की सजा पूरी तरह भुगतनी पड़ेगी। और जो अदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स किसी क्रिमिनल बंदे के खिलाफ बात करेगा तो वो भी साइबर क्राइम एक्ट के जुमरे में आता है। तो अब देखना ये है कि ये जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर साइबर क्राइम एक्ट के अंडर एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं तो क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और कब्जा माफिया की शामत आ गई है। हमारे कॉमर्स में लिखे कहाँ कहाँ पे लोगों ने आपके कब्जे किए हुए हैं। लोग अब ये हालात हुए हैं कि जो जनाबनगर और चिन्योट और ये और उसके इर्द गिर्द इलाके हैं, वहाँ पे पटवारी ही मिले हुए हैं। सड़कों पे कब्जे करवा दिए गए, लोगों के प्लाट बेच दिए गए, उसके बाद रिश्वत ली गई और फर्ज जारी नहीं किए जाते। उनकी बदमाशी है। हमारे पास पटवारियों के नाम भी हैं, अगले प्रोग्राम में हम उनके नाम भी आपके सामने लेके आएंगे। और हमारे जो वहाँ पे ज़राए है, ज़रा मुकम्मल रिपोर्ट दे, कॉमर्स में लिखें कि किस किस जगह पे आपके लिए मुश्किल पैदा हुई है। हम एक एक का नाम लेके, कौन कौन बंदा है सबके नाम लिखें। मैं एक एक बंदे का नाम लेकर, कुछ मेरे पास नाम मौजूद भी है, मैं ज़रा एहतियात कर रहा हूँ अभी। और इन हरामखोरों ने पहले ज़मीनें बेचते हैं, फिर सड़कों पर कब्जे करते हैं, फिर कहते हैं ये सड़कें हमारी है। हराम की आदत पड़ी हुई है, हरामखोरों को हराम खाने की आदत पड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंटरनेशनल हालात के साथ साथ पाकिस्तान के जो आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी गर्म खबरें हैं, वहाँ की भी उस पर भी नज़र डालेंगे। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। सबसे पहले यूरोप की बात करेंगे। यूरोप में जनाब जो इंग्लैंड के जनरल हैं, उन्होंने कहा कि कौम के बेटे और बेटियां तैयार हो जाए, रूस के साथ हमारा आनकरीब कोई ना कोई पंगा पड़ने वाला है। खान साहब, इंग्लैंड इस तैयारी में है कि रूस के साथ कोई जंग शंग कर सके? देखें, अपनी जगह तो सारे तैयार हो रहे हैं,
यूरोप भी तैयारी कर रहा है, मतलब तैयार होना भी चाहिए अपने मुल्क को सिक्योरिटी मामला में बचाने के लिए। इसलिए जो पहले हालात थे यूरोप के नेटो के ऊपर इन्हिसार था और उससे आंखें बंद किए रखी इन लोगों ने, ज्यादातर पैसा जो है इन्होंने इस सारी तरक्की पर लगाया। लेकिन अब जब से ट्रम्प साहब की पॉलिसी जो है, अभी पॉलिसी कितने साल रहती है, लेकिन बहरहाल एक आंखें तो एक दफा खोल दी है ट्रम्प साहब ने पूरे यूरोप की। तो इस लिहाज से हर मुल्क अपनी जगह अलर्ट है। जर्मनी ने भी बर्लिन के अंदर जो है कल अनाउंस किया कि भाई हम ड्रोन सेंटर जो है वो बना रहे हैं। इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें भी शामिल है और मरकजी हुकूमत भी शामिल है। एक नया ड्रोन सेंटर वहाँ कायम किया जाएगा। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो इंस्टॉलेशन है मिलिट्री की वो रूस की निगाह में है और हमारे हवाई अड्डे जो है वो रूस की भी जो है उनके ऊपर जो हमले पीछे होते रहे ड्रोन के, गलबन ख्याल इनका यही है। कहते तो नहीं है कि भाई रूस ने किया, लेकिन बहरहाल वो अनसेफ हो गए। उसकी वजह से ड्रोन सेंटर वहां बनाया है। इस तरह बरतानिया भी, दूसरे लोग भी जो है बरतानिया के ममालिक जो, अब ये जब बेल्जियम के अंदर अगर आज जो इजलास हो रहा है इसमें $300 बिलियन जो है वो अगर इन्होंने जब्त कर लिया तो आप क्या समझते हैं वो खामोश रहेगा रशियन प्रेसिडेंट जो है? तो जाहिर है उसके ऊपर उसका क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। तो उसका भी सेफ यूरोप को करना पड़ेगा अगर यूरोप इस रकम को रोक लेता तो इसलिए तैयारी हर जगह जो है यकीनन हर जगह करनी चाहिए। और खतरात जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, रूस से लोगों के कम नहीं हो रहे। एक तरफ अमन की बातचीत भी हो रही है, जंगबंदी की बातचीत भी चल रही है, लेकिन साथ साथ हम महसूस कर रहे हैं सियासी लीडरों के बयानात के अंदर, हुकूमती रहनुमाओं के बयानात के अंदर कि रूस का खौफ जो है वो ज्यादा से बढ़ रहा है दिन इन ममालिक के ऊपर। जी खान, इंग्लैंड भी एटमी ताकत है, फ्रांस भी है, उधर से रूस भी है। तो इंग्लैंड के साथ अगर फर्ज करे कोई ऐसी जंग वगैरह छिड़ जाती है तो ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सारा सिस्टम जो है। देखिए एटमी जंग सही बात है कि एटमी ताकतें हैं, लेकिन एटम को इस्तेमाल करना आज के दौर में इतना आसान नहीं है। तो इसलिए देख लें कि आप रूस की जंग को भी खत्म, यूक्रेन की जंग को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यूक्रेन का जो सफीर है जर्मनी के अंदर, उसका अभी आज सुबह इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें उसने कहा कि भी हमें क्या मिला, हमारा इसे हमें नेटो में शामिल करने के चक्कर में हमारा मुल्क बर्बाद होकर रह गया। तो इसलिए जंगों की तबाही जो है वो किसी को भी कबूल नहीं, खुदा से कि 8वीं जंग छिड़ जाए। तो इसलिए यकीनन ये है कि ये लोग एटमी ताकत रखते हैं, लेकिन बहुत ही एंड पे जाके ऐसे हालात पैदा हुआ करते हैं पहली जंगों में भी, तो ये आप एटम का इस्तेमाल करें। अच्छा, आसिम मुनीर के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं, सहाफ़ी भी बता रहे हैं कि नाराज है, जो गजा का मसला था, जो ये वादे करके आए थे उस पर अभी तक पूरा नहीं उतर रहे। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? देखिए जनरल साहब आजकल, वो अपने फील्ड मार्शल साहब आजकल भी लीबिया गए हुए हैं, क्योंकि जिन ममालिक से फौज लेनी है गजा के अंदर मुकाबला करने के लिए, उनको लगता ही है कि राजी करने की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के स्पुर्द है। ये पाकिस्तान से उससे मदद ली जा रही है अमेरिकन की तरफ से। इसीलिए जो आप पिछले अरसे में आप देख लें, जब से वो गजा वाला मामला में ये सरबराहान मिले थे अमेरिकन हुकूमत से न्यूयॉर्क में, इसके रेडिएशन के इजलास के बाद मुसलमान ममालिक के सरबराहान, उन तमाम ममालिक के राब्ते आपस में बढ़े हुए हैं, उनकी फौज के राब्ते भी बढ़े हुए हैं और सियासी रहनुमाओं के भी राब्ते बढ़े हुए हैं। तो इम्कान यही कि अगले साल से, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि 2026 के शुरू में वहां पे गजा के अंदर फोर्स भेजी जाएगी, तो उस फोर्स की तैयारी के सिलसिले में इम्कान यही है कि ये सारे दौरे वगैरह जो है तो बार बार अमेरिका और पाकिस्तान का भी रब्ता हो रहा है, उसकी वजह वो गजा के अंदर फौज की तैनाती है। हाँ साहब, ये बताइए कि अगर फर्ज करें इसमें ये कामयाबी नहीं होती तो फिर इसराइल और बिछड़ जाएगा और मेरा मतलब और गुस्से में आ जाएगा। जहां तक ट्रम्प साहब का मामला है, वो इस मामले में एक तहिया करके बैठे हुए हैं, एक प्लान लेके बैठे हुए हैं, और वो प्लान के अंदर अगर मैं नहीं समझता कि इसराइल रुकावट बनेगा और वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। असल में वो चाहते ये हैं
उस प्लान के अमल दरामद होने के बाद मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें। और वो एक चीज रुकावट जो है अभी तक बनी हुई है कि सारे मुसलमान ममालिक बैक वक्त एक दफा इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। तो इसलिए आपको इन मामलात में रुकावट नजर आ रही है। और इसराइल जो है वो अब रह कर गया है वहां पर फलस्तीनियों के पास जिस पर उसने हमला कर रहा है। एक मगरबी किनारा रह गया है, वहां पे भी वही कार्रवाई करने का ज्यादा से ज्यादा जो उसने गजा में की हुई है। तो उससे बचने के लिए बहरहाल कोशिश जारी है। लेकिन इसराइल की मैं नहीं समझता कि अगर उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो दोबारा मगरबी किनारे पर हमला करने की कोशिश करेगा। और उसके लिए भी उन्होंने पहली जो कोशिश की उसके लिए भी बकायदा प्लानिंग की गई। हमास के अंदर से लोग खरीदे गए, हमास से कार्रवाई दिलवाई गई, वहां पे बॉर्डर क्रॉस करवाया गया, दीवार तोड़ी गई, बंदे अगवा करवाए गए, तब जाके वो नया अमल शुरू हुआ था। अगर ऐसी कार्रवाई करने के लिए इतनी जल्दी इम्कान बहुत कम है। खान साहब, पाकिस्तान के हालात पे एक नज़र डालते 60,000 वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में जो गए थे वो मांगते थे, भीख मांगते थे। उसमें से जो सबसे बड़ी तादाद है वो 54,000 के 53,000 सऊदी अरब में है और इन सब को वापस भेजा जा रहा है। ये इतनी बड़ी तादाद पहुंच गई और सब सोए रहे कि लोग मांग रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ वीडियो भी आती है। इसलिए कि सऊदी अरब में जाना जरा आसान है। अब भी वहां पर 35,000 पाकिस्तानी यहाँ गिरफ्तार हैं जो भीख के मामले में, जिनको कुछ रिपोर्ट कर दी गए प्रोसीजर के तहत उनको रिपोर्ट किया जा रहा है। और 6,000 जो है वो यूएई के अंदर भीख मांगते हुए पकड़े हुए हैं और 2,500 जो है अजरबैजान के अंदर पाकिस्तान में पकड़े हुए हैं। तो ये 85 लाख आदमी ने मुल्क छोड़ा है इस 2025 के दौरान अब तक। तो ये सारे ज़ाहिर है जब खाने को नहीं मुल्क के अंदर, मुल्क में कोई तरक्की नहीं, लोगों को नौकरियां नहीं, तो फिर ज़ाहिर है अपने मुल्क के अंदर से भीख मांगने का तो कोई गरीब मुल्क के अंदर भीख मांगने के वो क्या मिलना है। इसलिए लोग भीख इसी चक्कर के अंदर वहां निकलते हैं अपने हाथ पांव मारने के लिए। और जाहिर है कि जब हाथ पांव मारने के लिए कोई नौकरी हाथ में तो नहीं पड़ी होती, फिर इंसान को जिंदा रहने के लिए मजबूर हो जाता कि भीख मांग के गुजारा करे। तो स्वाय इसके कि उम्रे के नाम पर सऊदी अरब में लोग जो है वो जाना आसान है और वहाँ के वो पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक एक खास माहौल में आए होते हैं, खास दीनी जज्बे के तहत वहाँ खुद बढ़ बढ़ के आगे लोग दे रहे होते हैं गुरबा को, काम करने वालों को। तो वो एक माहौल ऐसा बना हुआ था तो वहाँ लोगों को भीख ज्यादा मिल जाती है, इसलिए वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन है ये हैसियत कौम हमारे लिए शर्म की बात, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इसका कोई असर नहीं होता। अरे कल मैं यहाँ पे ग्रीन स्ट्रीट गया हुआ था लंदन यहाँ पे, तो वहाँ भी जो देखा 2 खवातीन आ गई, कभी एक आ गई और ये हम जी फ़लस्तीन से आए हैं, वो भी भीख मांग रहे थे वहाँ पे। बड़ी शर्म आती है, आपकी बात तो बड़ी दुरुस्त है। दूसरा जो आजकल इशू बना हुआ है, जो वहाँ से प्लेन में बैठने नहीं देते, ऑफलोड कर देते हैं। वो कहते हैं ये उम्रा का वीज़ा लेके जाते हैं और फिर ये यूरोप निकल जाते हैं और वापस नहीं आते। एक खान साहब बात बताइए, जो घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग वहाँ पे भूख अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या करें, वो किधर जाएं? जहाँ तक इमिग्रेशन की ये पॉलिसी है, इसके अंदर तो इमिग्रेशन को सिर्फ ये चेक करना चाहिए कि जो बंदा मुल्क छोड़ के जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है वहाँ के लीगल पेपर उसके पास मौजूद है, वो क्यों जा रहा है, किस गरज से जा रहा है, उसे वहां जाके क्या करना है, इसका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पैसे बटोरने के लिए इमिग्रेशन ऐसी पॉलिसियां बनाई है या लोगों को वो रोक लेते हैं। तो जिसके पास वीजा है, जब वो वीजा जिस नौयत का भी हो उसका इमिग्रेशन ताल्लुक नहीं। हाँ, मुल्क छोड़ने वाले के पास जिस मुल्क में जा रहा है वहां का वीजा ही होना चाहिए, उससे ज्यादा इमिग्रेशन कोई चेक करने का इख्तियार नहीं है। लेकिन हमारे क्योंकि आप जो हर बाख्तियार इदारा जो है वो अपने आप के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल जरूर करता है। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोग वैसे दबे गरीब लोग हैं, मारे हुए लोग निकलते हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, तो इसलिए उसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं इमिग्रेशन वाले। तो इसलिए आपको ये रोज कहानियां जो है रोज पढ़ने को मिलती हैं, ये उनका जिक्र सुनने को मिलता है, वरना ये है इमिग्रेशन का काम नहीं है जो वो कर रहा है। कल परसों जो खबर मैंने दी थी, कराची एयरपोर्ट पे एयरलाइन वालों ने पासपोर्ट फाड़ दिया, खतून किसी
ने और उन लोगों का पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, वो सऊदी अरब जा रहे थे। अब पता चला जी एयरलाइन वालों का कसूर है। खान साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है, भुट्टो के दौर में लोगों को कहा गया था बाहर निकलो। आज भी जो पैसा जाता है, जो बाहर लोग आए हुए हैं वही भेजते हैं, तो पाकिस्तान अगर कोई मेरा ख्याल थोड़े बहुते पैसे वहाँ पे आते हैं तो कर्जे के अलावा यहाँ से ही जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट क्यों पाबंदी लगा रही है? गवर्नमेंट देखिए पाबंदी बाहर निकलने में गवर्नमेंट पाबंदी नहीं लगा रही। और गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लीगल राय से बाहर निकले, ताकि हुकूमत के ऊपर कोई उसका जिम्मेदारी ना आए। बाहर की हुकूमतें वैसे एहतियात करती हैं, और बाहर की वजारत खारजा हुकूमत पाकिस्तान से एहतियात करते हैं, वो उससे बचना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपको नजर आता है, ये जो पासपोर्ट फाड़ देना या टिकट फाड़ देना, या जो हमें नज़ारे देखते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर, वो अदम बर्दाश्त की वजह से होते हैं। वरना इन मामलात को सुकून के साथ वहां पर अगर सलीके हल किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। जो बंदा जिसके आपको वीजे पे शक है, अगर आप शक का इजहार कर दें कि भाई आपका वीजा दुरुस्त नहीं है, तो वो भी आगे से फट पड़ता है, एकदम फट पड़ता है, वो कोई हाथापाई के ऊपर आ जाते हैं। तो इस किस्म के वाकयात जो आपको कसरत से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उसकी वजह हमारे मुल्क में अदम बर्दाश्त भी है। इसका वीजों की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इमिग्रेशन यकीनन उससे फायदा उठाने के लिए पैसे बनाने को इस्तेमाल करती है, जो कि गलत तरीका है। मुझे परसों एक कुवैत से फ़ोन आया, कहते 1,60,000 असली वीज़ा था बेटे का, ये किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसके बावजूद भी 1,60,000 रुपये इमिग्रेशन को देने पड़े। वरना वो कहते थे जनाब आपकी टिकट भी चले जाएगी, हम वीज़े के ऊपर भी स्टैम्प कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वैसे तो खासा मरियम बड़ी बातें कर रही है, मगर ये ज़्यादा वाक़यात तो लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट में पेश आ रहे हैं। देखिए, ये इसका ताल्लुक उससे नहीं है ना। अच्छा, ये तो सेंट्रल फेडरल इन्वेस्टिगेशन फेडरल काम है, जो मरकजी हुकूमत है, इदारे उनके मातहत है, सूबाई हुकूमतों का मातहत तो नहीं है। ये पैसे बनाने वाले जितने भी इमिग्रेशन या एविएशन के मामला जो है, ये सारे फेडरल गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है। चले, बहुत तो शुक्रिया। वहाँ पर बाहर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इससे पैसा बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं एक दफ़ा, अब मैं मांगने वालों की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, खान साहब ने बड़ी बात की कि गरीब जहाँ भी होगा वहाँ पे कौन मांगेगा, यहाँ पे भूख अफलास होगी। एक दफ़ा मैं पाकिस्तान गया, इत्तेफाक से मेरा वहाँ पे एक जानने वाले थे, मिलना था मैंने उनको चनाब नगर रबुआ में। तो वो मैं उनको मिलने के लिए गया, पता नहीं अब 15 साल पहले की बात है, मुझे ये याद नहीं है, 10 साल पहले की बात है। खैर मैं वहाँ पे गया तो मैं पहले भी ये वाक़या सुना चुका हूँ। तो एक लड़का वहाँ पे बाहर ना, उसने मैं अभी अंदर भी नहीं गया शायद, तो वो आ गया, तो वो कहने लगा जी कुछ अल्लाह के नाम पे दें। वो 14 साल का लड़का हो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये ना स्कूल गया ना बातचीत। मैंने उससे पूछा कहाँ से आए हो तुम? कहता जी मैं चिन्योट से आया हूँ। वो मैं क्या चिन्योट से यहाँ मांगने के लिए आए हो? कहता जी यहाँ पे लोग जो है वो पैसे दे देते हैं, चिन्योट में पैसे नहीं देते। तो मैं क्या कैसे आए हो? कहता वो रास्ते में दरिया है, दरिया में पानी नहीं था, मैं वहीं क्रॉस करके तो यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे ये है कि मैं अगर 2, 4, 5, 6 घंटे लगाऊंगा तो मेरे पैसे बन जाएंगे और फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो बात ये है कि ये पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, बड़ी शर्म की बात है। जहाँ भी जाते सिर्फ पाकिस्तानी का मसला नहीं, मुसलमानों का मसला है, और फिर बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी मदद करो। और कल जो मैं बता रहा हूँ लंदन में, उनको मैंने कहा यहाँ तो गवर्नमेंट मदद करती है, लेकिन क्योंकि आदत पड़ी है लोगों को मांगने की, और कोई पता नहीं होता ये फ़लस्तीनी है, ये फ़लाँ। पिछले दिनों ये हमारी हालत हो चुकी है, इंडिया से उन्होंने लोगों को गिरफ़्तार किया जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, उनको गिरफ्तार किया, वो मुसलमान बन के तो मांग रहे थे, हम इतने, हमारा नाम मांगने में रोशन हो चुका है। तो जब उनको कहा कि जनाब ज़रा कलमा शलमा सुनाओ, वो कहते वो क्या होता है? उनको कहा नमाज, उनको ये भी पता नहीं, तो वो मुसलमानों ने पकड़ा। तो जब आपके काम अपने अच्छे नहीं हैं तो फिर लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बहुत ही, अभी खान साहब ने भी यही जिक्र किया कि शर्म की बात है। और मेरा ख्याल है कि यूरोप में भी जहाँ भी आप देखेंगे सर पे वो कोई ना कोई स्कार्फ वगैरह लेके मांगने वाली फिर रही हैं। हालांकि यहाँ पे बेनिफिट सिस्टम है, इंग्लैंड में, जर्मनी में भी मैं देखा है
वहाँ पे भी मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक आम शहरी पाकिस्तान में इस वक्त किस हालात में और वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, ये हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान से किसी साहब से पूछते हैं। एक हमारे साथ दोस्त है, उनसे पूछेंगे, सर कोई तब्दीली आई? बड़े नारे शारे लग रहे हैं कि पंजाब जो है वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई। सर मैं शुरू करूंगा इसकी असलियत से, जो हालात वाकयात हैं जी कि आप ये आसिफ मुनीर के नोटिफिकेशन से शुरू करूंगा मैं जी कि नोटिफिकेशन जारी ना करना ऐसा ही था कि बैंक में पैसे मौजूद है, मैनेजर को चेक दे दिया और वो मैनेजर जो है ना वो पैसे नहीं दे रहा, चेक भी ले लिया, पैसे भी उसके पास हैं, ठीक है। इट वाज द सिचुएशन। वो इस चीज को देख रहा था कि यार ये हमारी बिल्ली, हम ही को म्यों, हम ही ने इनको जेलों से निकाल कर ऊपर बिठाया हुआ है, अब ये हमारी बिल्ली हमें म्यों, नोटिफिकेशन रोके पड़े, आंखें दिखाई तो नोटिफिकेशन निकल आया। ठीक है सर जी, आंखें निकाली तो नोटिफिकेशन फौरी निकल आया। ठीक है जी। अब जो इनके दरार पड़ चुकी है, अव्वल तो किसी का भी इतबार इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों चोर है, एक दूसरे के चोर है। एक लंबा अरसा इक़्तिदार जुल्फ़िकार भुट्टो का दौरानिया निकाल के, इमरान का दौरानिया निकाल कर सारा इक़्तिदार जो इन शरीफ फैमिली और आर्मी ने किया है, और दोनों का एजेंडा है लूट खसूट और हर तरह से दौलत बार भेज देना। जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने देखे आज तक, जितने भी आए, एक भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और एक भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा नहीं बता सकेंगे कि जिसका कोई बेटा या बेटी जंग में शहीद हुआ हो। ठीक है जी। हमेशा आम फौजी, गरीब गुरबा जो भर्ती होते हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। ऊपर ये अदारा जो है ना, मौजूद चंद अफराद का नाम अदारा नहीं कह सकते। अगर ऊपर एक चीफ आर्मी स्टाफ, चंद एक बदमाश जर्नैल मिल गए, उन्होंने एजेंडा बना लिया कि लूटो, तो ये अदारा नहीं है, वो गासिब है, गासिब है, कानून आइन के गद्दार है। ये जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने अपना 1973 का आइन जब डिलीवर किया तो उन्होंने अपनी नशरी तकरीर में कहा कि जी मैंने मार्शल को हमेशा हमेशा दफन कर दिया। आने वाले वक्त ने बताया कि मार्शल तो बिल्कुल दफन नहीं हुआ, अलबत्ता मार्शल ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया, और एक झूठा केस, कत्ल का ऐसा झूठा केस का कत्ल करके उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह के टट्टू जजों के जरिए जो अब आश्कारा हुआ, जो इमरान ने इस निजाम को नंगा कर दिया है, तो ये रोने का तो जी चाहता है। अब जितनी महंगाई हुई है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, क्या यहाँ के वसाइल कम है? यहाँ के जो कुदरती वसाइल कम है? कुदरत ने बड़ी फ्याजी बख्शी है पाकिस्तान के खित्ता सरजमीन से, लेकिन स्मगलिंग, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, खुद गर्जी और फरूनियत ने लोगों का बरकस निकाल दिया। अशिया खुर्दोनूश की जो चीजें हैं अपने अराउंड में ममालिक में मुआवजा कर ले, इंडिया से मुआवजा कर ले, अफगानिस्तान से मुआवजा कर ले, किसी जगह इतनी महंगाई नहीं, कोई किसी मुल्क की करेंसी इतनी गिरी नहीं जितनी पाकिस्तान की गिरी हुई है। ये मेरा, आप मजीद बताएं कि इसके बाद क्या रोना रह गया। अच्छा ये बताइए, क्योंकि जो लोग बीमार हैं पाकिस्तान में वो आराम से मेडिसिन वगैरह खरीद सकते हैं, किस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं? सर जी, लोग जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं, बीमार लागर लाचार लोग दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें मौत दे दे। ना हम इलाज करा सकते हैं, ना जिंदा है ना मरे हैं। बेशतर बीमार जो है मौत की दुआ करते हैं। वैसे ये हालात है। ये जो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे चलान करो, ये करो, दुकानें गिरा दो, इससे आप देख रहे हैं लाभ ठीक होते नजर आ रहे हैं? सर मैं आपको क्या कहूँ इसको, एक रानी डिठी खे उड़ा दी, मियाँ साहब फरमाते हैं खड़ी शरीफ वाले, एक रानी डिठी खे उड़ा दी, जीवन डिठा मरदा, मुहम्मद वर्गे मज्जा चारण डोडर मौजा करदा।
डोडर एक कवा नवाज जानवर होता है, वो जंगल में होता है, उसका काम सिर्फ शरारतें करना और आवारागर्दी करना। तो एक रानी डिट्ठी खे उड़ा दी, एक रानी जो अयाशी में पल रही है, बढ़ रही है, वो खे उड़ा रही है, और जो अवाम है जीवन मरता है, मर रहा है, किसी को क्या लाइफ आफ्टर। नहीं तो मौलवी तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है, मौलवी तो बड़े उसके गुणगान आ रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त। सर ये जो मौलवी है ना, मुल्ला अल्लाह रहम करे, मुल्ला फसाद फी सबिलिल्लाह बकाऊ माल ये अपने बेचते हैं ये फतवे, बस जिथे देखा तवा परात उथे नचा सारी रात, ये मुल्ला दो पैदा। नहीं तो वो काबू तो उसने कर लिया मौलवी, वैसे सर इनका काबू क्या कर रहा है, इनकी औकात है कोई, जिनका कोई नजरिया ही नहीं है, औकात ही नहीं है। अगर दाढ़ी रख लो तो बंदा इंसान तो नहीं बन जाता, शेव ना कराओ तो दाढ़ी बढ़ जाती है। दाढ़ी का कमाल नहीं है कुछ भी, कमाल है करैक्टर का। अगर किसी का करैक्टर नहीं है तो उसको दाढ़ी का क्या कसूर। अच्छा सर, आम आदमी का अगर चालान हो जाता 2000 रुपए का, तो वो कैसे अदा करता है? सर जी एक लोग पास सोर्स ऑफ ट्रेवल रह गया था, सवारी मोटरसाइकिल साइकिल, वो भी लोग पैदल जाना पसंद करते, कहते कि मोटरसाइकिल बंद कर दो, घर से मोटरसाइकिल निकाल लिया तो 2000 रुपए की दिहाड़ी नहीं लगती, 2000 का चालान हो जाएगा। ठप हो गई, हर चीज जाम हो गई, किसान खत्म हो गए, ताजर खत्म हो गए, बस ये जो प्यारे में उड़ते फिरते हैं चंद लोग, फौजी और ये झूठे सियासतदान जी। नहीं आप नहीं तो उनको और टीम मिल नहीं ना सकती जर्नैलों को? इससे अच्छी टीम कौन सी मिल सकती है ये जो नवाज शरीफ और जरदारी से? और क्योंकि उनको तो पता है कि इनकी कमजोरियां जो है, तो वो इनको इस्तेमाल करेंगे कहाँ से? देखो मेरी बात सुने, दो खरे इंसान पाकिस्तान में आए कायद आज़म के बाद। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद कहा करते थे, इस्लाम हमारा दीन, जमहूरियत हमारी सियासत और ताकत का सरचश्मा अवाम। ये फौजियों को वारा नहीं खाता था, तो उन्होंने उनको अपने रास्ते से निकालने के लिए एक कहां से कलाबे बनाए। एक इधर तो एक पाकिस्तान में भी डीएसपी ने अपनी बेटी और अपना बीवी कत्ल कर दी, उसको कुछ भी नहीं होगा। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो रात की तारीखी में झूठा इल्जाम लगा के और कहानीबाज का बतंगड़ बना के किस तरह उसको शहीद करवा दिया गया था। अभी इमरान खिलाफ के कितने खिलाफ केस बना दी। क्या इमरान खान क्रिमिनल है? क्या इमरान खान को पैसे की जरूरत है? क्या इमरान खान जो है ना वो अल्लाह हक नहीं कहता, वो नहीं कहता मेरे पाकिस्तानियों, उसने जो वो इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान के अवाम के लिए है, पाकिस्तान की वसाइल पाकिस्तानी अवाम के लिए है, ये उसका एजेंडा था, इसी पर वो चाह रहा था। उसने बेचारे ने ये अपना हेल्थ कार्ड दिया, गायें बनाई, वेलफेयर के सारे काम किए, कोई सड़क नहीं बनाई उसने। उसको पता सड़क बनाने के लिए, लोगों के चलने के लिए शक्यत नहीं, पहले लोगों को तगड़ा करो, लोगों को ताकत दो, फिर सड़कें बनाओ। ये क्या देखते हैं इमरान खान के बारे में? अभी आपने बात की, क्या देखते हैं उसका मुस्तकबिल? देखो जी, मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह का नेक वली है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह वला कुल्ले शैइन कदीर, जो तदबीर, ये तदबीरें जितनी मर्जी, एक अल्लाह की तदबीर है, एक शैतान की तदबीर है। ये अस्तस्ना से शुरू करता हूँ। अस्तस्ना सबसे पहले जब दुनिया मार से वजूद में आई तो शैतान ने लिया था। अल्लाह ताला ने उसको कहा भाई तुम क़यामत तक अस्तस्ना तेरे पास है, जो तेरा जी चाहे करो। इसी तरह ये अस्तस्ना अपना तुम्हारे फील्ड मार्शल ने ले लिया। भाई अस्तस्ने का क्या, जितने मर्जी अस्तस्ने ले ले, कुछ भी नहीं होना वो जो मेरे अल्लाह ने करना है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इमरान खान बाइज़्ज़त रहेगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। ये जी एक आम शहरी जो है पाकिस्तान में किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, किस तकलीफ से दो चार है, जिस तरह अभी उन्होंने बताया मेडिसिन, लोग कहते मर जाएं। यहाँ पे अगर यूरोप की बात करें फ्री मेडिसिन मिल जाती है, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, कोई वजह है, आप अपनी मजबूरी बताते हैं, तो जनाब फैसला आपने करना है, फिर लोग क्यों छोड़ के आते हैं पाकिस्तान।
चैनल को सब्सक्राइब कर ले जुड़े हमारे। ये जनाब मैं आया हुआ हूँ ग्रीन स्ट्रीट लंदन में, और यहाँ पे एक मुझे शॉप नज़र आई है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त शॉप है। और यहाँ पे नज़र आ रहे प्रिंस कोट भी नज़र आ रहे हैं, वेस्ट कोट नज़र, इधर शलवार कमीज़। ये दिखाओ कैमरामैन ज़रा, ये सारी शलवार कमीज़ दिखाओ ज़रा, ये देखे पीछे आके दिखाओ ज़रा ऐसे। हाँ ये देखिए ये शलवार कमीज़ भी हैं, और ये भी वेस्ट कोट वगैरह। अभी मैंने कहा था कि चलो आए हुए हैं इसी बहाने इनके ओनर से भी मुलाकात करते हैं, तो देखते हैं। मेरा ख्याल दूसरी तरफ लेडीज़ का भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से है? अच्छा ये भी है, क्या बात है जनाब, मुकम्मल सेटअप, शादी ब्याह, क्या जी, ये तो पाकिस्तानी लग रहा है जैसे लाहौर में आ गए हैं। हाँ ये सारा जो है ना पाकिस्तान इंडिया से जो माल आता है, ये भी दिखाओ जरा कैमरामैन, ये सारी जो दिखाओ। और इसी तरह फिर हमारे पास ऊपर शेरवानी का सेक्शन है ग्रूम्स का। ये जी और हम इनका कार्ड भी ले लेंगे, और जब भी आप आए लंदन ग्रीन स्ट्रीट, आपको यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हर किस्म के शादी ब्याह के, और कोई भी ऑर्डर भी हो जाते हैं। कितनी देर में आप कर देते हैं तैयार? 4 से 6 वीक में आपको ऑर्डर मिल जाता है। अच्छा, और प्राइस भी मुनासिब होगी? प्राइस होती है। आइए जरा देखते हैं, इधर यहाँ पे लेडीज सेक्शन भी है, और वो भी नजर मार लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जी लहंगे जबरदस्त किस्म के हैं। ये सारे जो ब्राइडल ड्रेस हैं, ये सारे शादी ब्याह के। यहाँ से आके ये सारे दिखाओ। भाई कहाँ से हैं आप? कहाँ से सर? मैं पाकिस्तान से। अच्छा, तो कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? ये हो गए काफी साल हो गए हैं। अभी तो वो आपकी तो उम्र इतनी लगती नहीं जितने साल आप बता रहे हैं। ये तो शॉप को काफी साल हो गए। अच्छा, तो पाकिस्तान में भी यही बिजनेस था? पाकिस्तान में भी बिजनेस, वहाँ से तजर्बा, एक्सपीरियंस वहाँ से हासिल किया? कपड़े का काम वहीं पे भी है हमारा। अच्छा, ये देखो यहाँ पे आप अपना जबरदस्त किस्म का आके कोई भी शादी ब्याह का सूट भी हासिल कर सकते हैं। और अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर आप बता रहे हैं कि शेरवानीज हैं। हाँ जी, जो ऊपर हमारे पास शेरवानी के ले जनाब, ऊपर चलते हैं आप भाई के साथ। ये देखिए वाजिब, यहाँ पे तो क्या बात है जी, हैंडमेड हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, सारे शेरवानी। ये देखिए जी, वाह, ये एक पहन के मेरा साइज निकालने से चेक तो करे ना क्या कैसी लगती है। ये जी नाज़रीन देखना चाहिए ना पहन के। वो मैरून पकड़े, मैरून, चलो यही खोल दी, यही ठीक है। ले जनाब, अभी ये पहन के देखते हैं कि लाउच ये पीछे करा। हाँ इस तरह। क्या बात है। इसमें फिर हमारे पास सारे साइजेस हैं। अच्छा, हर साइज मौजूद है। हाँ ये आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे इसमें। ठीक ठीक, ये जी देखिए। और अगर कोई आगे बताए कि 9 प्लस टीवी पे हमने ये आपको देखा, तो उसे स्पेशल डिस्काउंट करना। स्पेशल डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। ये मैरून कलर दिखाए, बहुत प्यारे प्यारे कलर है। वो भी लाए, एक पहन के देखते जरा, चेक करे ना, इधर ही आ जाते। ये तो सिर्फ अच्छा, ये ओपन स्टाइल है। ये ओपन स्टाइल है। वो जो है ना वो क्लोज होते हैं, ये ओपन स्टाइल है। हाँ ये 2 तरह की शेरवानी आती है। ये ओपन स्टाइल में आती है, और ये जो फिर इसके साथ ये पहले आता है, ऊपर ये आता है। जबरदस्त। ये देखे जी, क्या बात। चले जी, अगर हमारा चैनल तो 1 लाख लोग तकरीबन सब्सक्राइबर है, जो भी देखेगा वो आपके पास आएगा। आपका कार्ड भी लगाएंगे। हाँ कार्ड लगाएं, और जो आएगा उनको प्राइस भी लेस मिल जाएगी आपके थ्रू जो आएगा।
बिल्कुल, ये भी जरा दिखा दें। ये वो भी हैंडमेड वाले सारे दिखा दो। उधर लेडीज की तरफ भी ऊपर कुछ है, उधर बेसमेंट में वो है, ब्राइडल सेक्शन है हमारे पास, तो वो भी दिखाते हैं ना। वो भी दिखाते हैं। ये कैमरा मैन भी हमने इन्हीं से लिया अभी। वो ब्लैक वाली भी दिखा दो, हैंडमेड वाली। वो दिखाएं, ब्लैक वाली भी दिखाएं। ये आप टिकटॉक पे, यूट्यूब दोनों पे देखोगे जी, ठीक है, दोनों पे, फेसबुक पे भी डाल देंगे। ये जी पूरी बना दो। ये मेहनत की है तो फिर पूरी करें। इधर से जाना, इधर से नीचे जाएंगे। अच्छा, इधर नीचे चले जाते हैं। आ जाओ। चलो पहले आप चलो, कैमरा मैन उधर जाए, एक बहन उधर चली। वो खड़ी खड़ी। ये पहले ब्राइडल वो दे दो ना ऊपर। ये दो ऊपर ही है ये। हाँ सही, इधर से सीधी से आगे उधर। हाँ इस तरह। चलो अभी नीचे जाओ, गिरना ना। It's like a brownie gold. Yeah. वाह जी वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। ये फिर ब्राइडल सूट, खवातीन की तो मौज होगी। ये फिर सारे डिजाइन है हमारे ये पास। सब डिजाइन है। ये तो काफी मेहनत का काम है खान साहब। हाँ ये तो जो है ना, आप खुद ही ऑनर है ना? मैं इस दुकान का मैनेजर हूँ। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। इधर भी देखते हैं फिर, इधर भी लाओ कैमरा मैन। ये तो क्या, अच्छा ये फिर ब्राइडल ड्रेस है जो शादी ये भी में दिखाओ जो है जी। ना, ये सारे ब्राइडल ड्रेस हैं। फिर जबरदस्त। ये वाली। हाँ दूर से जरा दिखाओ। जबर, क्या बात। ये देखे जी, और जब भी आपने बेटी की शादी करनी हो तो आपको मुकम्मल यहाँ पे जनाब हर किस्म के कोई भी लिबास लेना हो, लेडीज जेंट्स दोनों ही मिलेंगे। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कुछ आपका मैसेज देना चाहिए आखिर पे? बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इनके थ्रू आएगा उनको प्राइस भी लेस मिलेगी और यहाँ से चीज़ भी, स्टफ भी अच्छा मिलता है। चलिए, दोनों है, लेडीज भी है, मेंस भी है, शेरवानीज है। ये है, यहाँ पे आए, इंशाल्लाह प्राइस आपको मुनासिब मिलेंगी। ठीक है और अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। जबरदस्त। और ये अभी इनका नंबर ऊपर आप देख लेंगे, वहाँ से इन्हें कॉल कर लें। ग्रीन स्ट्रीट जब आए बड़ा इजी है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं है ये शॉप ढूंढनी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें और फेसबुक पे भी जुड़े रहें हमारे साथ।